नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अब ये जो चुनाव होने वाला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इतनी आसानी से इस बार भी वोटिंग नहीं होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के निर्वाचित पार्षदों और कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी में ज्वाइनिंग करने के बाद सियासी संग्राम तेज होने के कयास भी बढ़ने लगे थे। इस बीच आज होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले आपने बीजेपी का बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि असंवैधानिक तरीके से बीजेपी उनके निर्वाचित पार्षदों कार्यकर्ताओं को करोड़ों रुपए देकर खरीदना चाहती है, जिससे समीकरण को बदलकर मेयर चुनाव में उलटफेर किया जाए। आपके एमसीडी इंचार्ज और विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक और बेहद नकारात्मक रवैया अपनाते हुए बीजेपी की ओर से आपके पार्षदों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, जिसको लेकर हम आगे जाएंगे क्योंकि इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और इनको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी हर हाल में सत्ता को हासिल करने के लिए ये तरीका अपना रही है। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से आज मेयर चुनाव होने हैं और मेयर चुनाव में पहले हमने कई घमासान देखे, जब शैली ओबरॉय को चुना गया था उस समय भी आसान नहीं था मेयर चुनाव के लिए वोटिंग करना, और इस बार भी इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें मेयर चुनाव की, तो मेयर चुनाव को लेकर पहले भी कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिला था और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लड़ाई और यहाँ तक कि गाली गलौज भी, एक दूसरे को मारना पीटना, ये सब देखने को मिला था। मगर वही चीज अब दोबारा से देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बात करें मेयर चुनाव जो है आज दोबारा से करवाई जाएंगे, जिसके अंदर कहते हैं 26 अप्रैल की डेट दी गई थी। आज मेयर चुनाव बिल्कुल होने हैं और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से रेखा रॉय जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो शैली ओबरॉय का नाम दोबारा से मेयर पद के लिए है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, एक दूसरे के ऊपर कहते हैं मेयर चुनाव के अंदर लड़ाई देखने को मिली और घमासान देखने को मिला, वही घमासान की उम्मीद जो है वो आज भी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं मेयर चुनाव जो है आज भी कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आया, क्योंकि बात करें जिस तरीके से कहते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पास लगभग 134 निगम पार्षद थे, जिसके अंदर से 3 निगम पार्षद जो है भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। यानी कि सीधे सीधे कहे तो भाजपा के पास पहले 104 निगम पार्षद थे, अब 107 निगम पार्षद हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, बड़े नेता की बात करें, जैसे दुर्गेश पाठक की बात करें जो एमसीडी के कहते हैं इंचार्ज है, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि उनके निगम पार्षदों को मोटे पैसे देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं यही चीज जो है वो अभी कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद थी सुनीता, वो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर शामिल होती नजर आई, और उनके साथ साथ 2 निगम पार्षद और थे जो भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा के 104 से 107 निगम पार्षदों के जो कैसे गुट बना है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और जो उनके निगम पार्षद है वो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही प्रक्रिया कहीं ना कहीं परवेज वर्मा के द्वारा भी कही गई थी कि आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो है वो भाजपा के अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो मेयर पद के जो चुनाव है उसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है वो अपना जोर आजमाती नजर आ रही है, और दोनों ही पार्टियां ये चाहती है कि निगम के अंदर बहुमत जो है उनका हो, और लगातार कहीं ना कहीं निगम पार्षदों की संख्या बढ़ाने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि उनके निगम पार्षद जो है वो भाजपा के अंदर शामिल ना हो। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं मेयर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आज भी हंगामे के भेंट और कहीं ना कहीं रुकते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से पहले हमने देखा किस तरीके से घमासान हुआ, बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती रही, इस बार भी बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। इस बार आज जो हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मार्शल पहले से ही तैनात कर दिए जाएंगे।
देखिए यहाँ पर बात करें सुरक्षा की या फिर कहें मेयर चुनाव की, तो मेयर चुनाव के अंदर पहले भी कहीं ना कहीं घमासान इतना ज्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से कुछ निगम पार्षदों को चोट भी आई थी। मगर यहाँ पर बात करें आज के मेयर जैसे कह सकते हैं चुनाव की, तो मेयर जो चुनाव करवाए जाएंगे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हंगामा बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा लगभग 15 साल तक कह सकते हैं निगम के अंदर रही है, मेयर भी उनके रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी उन्हीं के रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि अब की बार भी मेयर जो है वो उन्हीं का बने। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार घमासान की, तो घमासान बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और आम आदमी पार्टी चाहती है जिस तरीके से उनको बहुमत मिला है, मगर उनका बहुमत जो है वो थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, क्योंकि 134 सीटें जरूर निगम के अंदर मिली थी आम आदमी पार्टी को, अब कहीं ना कहीं 130 ही सीटें जो है उनके पास रह चुकी है, यानी कि 3 निगम पार्षद जो है वो भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। मगर यहाँ पर मेयर चुनाव जो है वो आज भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है। और देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी की जो शैली ओबराय है वो मेयर बन पाएगी, या फिर रेखा रॉय का जो नाम आया है भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं वो बन पाएंगी। मगर भाजपा जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं मेयर जो है वो अपना बनाना चाहती है, ताकि निगम के अंदर भी उन्हीं का अभी तक दबदबा जो है वो बना रहे। जी, जिस तरीके से दबदबा बीजेपी बनाए रखना चाहती है, लेकिन बहुमत में अभी भी आम आदमी पार्टी है। पार्षदों में 130 पार्षदों के साथ अभी भी बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में आज शैली ओबरॉय और उनके साथ बीजेपी की प्रत्याशी जो है उनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने पार्षदों को नसीहत भी दी है। देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, और तो उनके पास जो बहुमत है वो 130 निगम पार्षदों का है। दूसरा यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के पास अब 107 निगम पार्षदों का बहुमत है। मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुमत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास है। और शैली ओबराय की बात करें, शैली ओबराय का कार्यकाल बेशक 31 मार्च को खत्म हुआ था, मगर अब कहीं ना कहीं दोबारा से मेयर बनाने के लिए उससे शैली ओबराय का नाम रखा गया है। रेखा रॉय की बात करें तो भाजपा की तरफ से उनका नाम रखा गया है, मगर अब देखना होगा कि मेयर कौन बन पाता है। दूसरा यहाँ पर बात करें सुरक्षा की, तो लगातार जो पहले भी मेयर चुनाव कराए गए थे उसके अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, मगर फिर भी हंगामा बिल्कुल इतना ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ चोटें किसी निगम पार्षदों को चोटें भी आई। मगर यहाँ पर बात करें आज के निगम मेयर चुनाव की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, मार्शल बिल्कुल लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस का भी सपोर्ट लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर दिल्ली के सिविक सेंटर के अंदर मौजूद रहेंगे, और सारे दिन कहीं ना कहीं हंगामा बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और भाजपा भी कहीं ना कहीं चाहती है कि उनका ही मेयर बने, मगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनका कैसे उनके पास बहुमत है तो मेयर जो है वो उनका बने। मगर कहीं ना कहीं जो निगम की जो लड़ाई है वो लगातार अभी तक थम नहीं रही है, और इसी को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी जो है वो अपने जोर आजमाती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस दौड़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें मेयर चुनाव की, तो मेयर चुनाव जो है आज बिल्कुल हंगामा देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो बहुमत बेशक आम आदमी पार्टी के पास है, मगर फिर भी हंगामा जो है वो आज बिल्कुल देखने को मिल सकता है। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है और ये प्रचार प्रसार पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। और कर्नाटक फतेह के लिए अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में योगी की चुनावी रैली करवाने की काफी डिमांड है। दरअसल बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जारी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया है। योगी आदित्यनाथ आज से अपने कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और सुबह 10:30 बजे मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे मांड्या के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी है और उसको लेकर अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता
योगी आदित्यनाथ को भी कर्नाटक की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जो अब कर्नाटक में प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। आज वो कर्नाटक जा रहे हैं अपनी चुनावी रैली के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं कर्नाटक में, किस तरीके का उनका दौरा और कब तक वो निकलेंगे? देखिए, लगभग सुबह 8 बजे कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के लिए रवाना हो गए और लखनऊ एयरपोर्ट वो लगभग पहुंच चुके हैं। और ये कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार में वो कर्नाटक के मंडया, विजयपुरा, बसंत बगेटवाड़ी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और जनसभा में कहीं ना कहीं संबोधित करने का काम करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि बसवेश्वरा मंदिर है विजयवाड़ा में, वहां दर्शन पूजा भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये कहा जा सकता है कि लखनऊ एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं और लगभग 10:30 बजे वो मैसूर एयरपोर्ट कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं वो हेलीपैड के माध्यम से जिला मंडया कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि वहां प्रत्याशी हैं अशोक जयराम, उनके समर्थन में कहीं न कहीं जनसभा को संबोधित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के फायर ब्रिगेड नेता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया भी है। और जाहिर सी बात से उनकी मांग कर्नाटक में की गई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं जनसभा के लिए बुलाया जाए। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, उस मॉडल को कहीं ना कहीं जनता के बीच में, कर्नाटक की जनता के बीच में जो कानून व्यवस्था का जो मॉडल है, वो कहीं ना कहीं पेश करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें, जनता को बताएं और इसको लेकर कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता पर और कहीं ना कहीं वहाँ नेताओं की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव प्रचार में वो करने का काम करेंगे और लगभग वहां से 12:15 वो वहां से रवाना हो जाएंगे और सीधे वो मैसूर एयरपोर्ट से लगभग 12:40 पे फ्लाइट से लगभग 1:40 पे वो हुबली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वो सीधे बसंत बाड़ी है, वहां पर कहीं ना कहीं विजयपुरा में जिला, वहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर विश्वेश्वरी जो मंदिर है वहां पर दर्शन करने का काम करेंगे और जनसभा को संबोधित करने का भी काम करेंगे। लगभग 4 बजे के आसपास ये जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से कर्नाटक की जनता को भारतीय जनता पार्टी और ये भगवा मैं कहने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गई है। तो वहीं लगभग 4:40 पे वो विजयपुरा जिला से वहां से रवाना हो जाएंगे और काशागोड़ा बिरादर है, वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचेंगे और जो प्रत्याशी उनके समर्थन में कहीं ना कहीं प्रचार करने का काम करेंगे। और लगभग 6:40 पे सोलापुर एयरपोर्ट महाराष्ट्र पहुंचेंगे और लगभग 6:50 एयरपोर्ट रेट से विशेष विमान द्वारा वो वापस आ जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक में एक बड़ा नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। उसमें राजनाथ सिंह भी है, रक्षा मंत्री, और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी है, अमित शाह भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। तो एक बड़ा बेड़ा कहा जा सकता है कि बड़े नेता जो केंद्र से लेकर राज्य तक है, उनको कहीं ना कहीं कर्नाटक भेजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार अब शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है और जनसभा को संबोधित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम केंद्रीय मंत्री कर्नाटक में दौरे पर रहेंगे। जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं वहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में जो प्रचार करेंगे, इससे ये साफ जाहिर है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ और अब बीजेपी भी उन्हें समझ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कर्नाटक में ये उनके प्रत्याशियों की मांग है कि योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए भेजा जाए, यानी कि लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है और जो योगी आदित्यनाथ का जो सरकार का मॉडल है, उस मॉडल को पेश करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, वो बिल्कुल सही बात है कि कर्नाटक के प्रत्याशियों ने मांग की थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए, क्योंकि एक जीरो टॉलरेंस नीति पर जो उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहा है, माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम, कानून व्यवस्था सख्त होने का काम, इन सब के मुद्दों को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक पहुंच रहे हैं। और ये कहा सकता है कि 3 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ वो दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करने का काम करेंगे। और ये कहा सकते हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो कर्नाटक भेजे जा रहे हैं। और कर्नाटक में जहां डिप्टी सीएम भी भेजे गए,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं। केंद्र के कई मंत्री, कई मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं कर्नाटक दौरे पर पहुंच रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो भी मॉडल है वो कर्नाटक की जनता को बताने का काम करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उस पे राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनके आमने सामने बिल्कुल सामने दिखाई पड़ेंगे। तो जहां एक तरफ कांग्रेस भी तैयारी कर रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पुंछ में आतंकी हमला हुआ और हमले में जो जवान शहीद हुए उन्हीं से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने जा रहे हैं। आज बटाला, मोगा, तलवंडी साबो का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। शहीद जवानों के परिवारों से भी आज वो मिलेंगे। आपको बता दें कि परिवारों को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया जाएगा। भगवंत मान आज पहुंच रहे हैं बटाला, मोगा और तलवंडी साबो। यहाँ पर वो दौरा करेंगे और परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया जाएगा। जम्मू के पुंछ हमले में शहीद हुए थे पंजाब के 4 जवान। उन्हीं जवानों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए आज पंजाब के सीएम भगवंत मान वहां पहुंच रहे हैं। शहीद जवानों के परिवारों से मिलेंगे और उनको 1 करोड़ रुपए का माफ कीजिए चेक भी वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। 5 में से 4 जवान पंजाब के थे और उन्हीं से मिलने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए आज मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पैतृक गांवों में पहुंच रहे हैं। बटाला, मोगा और तलवंडी साबो का दौरा करेंगे। जरा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचकर कई जो गांव है उनका दौरा करेंगे और यहाँ पर शहीद परिवारों से भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, अगर बता दें तो आज भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री जो पिछले दिनी शहीद फौजी हुए थे, अगर बात करें तो पुंछ इलाके में शहीद हुए थे। उनके ट्रक के अंदर किसी तरह की वस्तु है वो गिरी थी, वह ट्रक में आग लगी और वह अंदर ही जो है वो जल गए थे, शहीद हो गए थे। इसके चलते आज परिवारों को मिलने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो उनके घर जाएंगे, उनके 33 गाँव जाएंगे, जिसमें बटाला, मोगा और तलवंडी साबो और पायल शामिल है। और 1 करोड़ का परिवार को सहायता देते हुए नजर आएंगे। जी संदीप, कब तक रवाना होंगे पंजाब के सीएम और कब तक पहुंचेंगे उनके आवास पर? देखिए, अभी समय जो है वो नहीं बताया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन जो है वो जो रहते हैं, मुख्यमंत्री का समय कभी जो है वो नहीं बताया जाता। हालांकि हो सकता है कि 11 बजे तक जो है मुख्यमंत्री एक जो है शहीदों के परिवार के घर पहुंचे। हालांकि पहले जो है बटाला का कहा गया है, तो हो सकता है कि 11 बजे से पहले या 11 बजे के बाद जो है बटाला मुख्यमंत्री पहुंचे, उसके बाद मोगा जाएंगे। मोगा के बाद होते हुए तलवंडी साबो और पायल जाते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। यह अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि कल देर शाम उनका निधन हुआ, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन होंगे और 1 बजे से अंतिम यात्रा उनकी शुरू की जाएगी।
और इसी के साथ आपको बता दें कि आज अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है उसे पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, भगवंत मान, सीएम योगी और अखिलेश यादव तमाम बड़े दिग्गजों ने दुख जताया है। हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सभी ने शोक जताया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, ये सीएम मान ने कहा। केंद्र सरकार ने राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से ऐलान भी किया गया है। धारीवाल कस्बे के ਸਕੀਮ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 2010 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ 10:15 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਟੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਆਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਝੁੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ 2-3 ਅਫਸਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਬਣਵਾਈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਟੈਂਕ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। 3 ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ IAS ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ 8-10 ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ CM ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रहे प्रकाश सिंह बादल का कल देर शाम निधन हो गया है और उनके निधन पर सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका निधन हुआ उसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। हाँ जी, किसी भी संगठन में आपको सतनाम वाहेगुरु। मेरी
बहुत लंबा सतनाम वाहिगुरु देखिए, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की जो शख्सियत थी सतनाम वो बियॉन्ड वाहिगुरु। पार्टी लाइंस, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की एक रिस्पेक्ट पंजाब में और हिंदुस्तान की राजनीति में रही है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल एक इंस्टीट्यूशन थे। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो 5 बार मुख्यमंत्री लेकिन उनकी सबसे जो बड़ी खासियत थी वो थी उनकी विनम्रता। किस तरीके से वो अपने विरोधी पार्टी के लीडर्स को डील करते थे, ये शायद आज हर एक की जुबान पर है। और अगर पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की कोई सबसे बड़ी प्राप्ति वो है अमन और भाईचारक साँझ को कायम रखना। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ये मानते थे कि अगर पंजाब तरक्की करे तो ही तरक्की कर सकता है जब यहाँ अमन और भाईचारक साँझ रहेगी, जब यहाँ गरीब और कमज़ोर तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा। ये शख्सियत थी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की। सारी ज़िंदगी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। और मुझे याद है कि अभी 1 महीना पहले जब हम फरीदकोट कोर्ट में थे, मैं उनके साथ था, तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में भी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। ऐसे सिपाही थे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल। सो शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की जो शख्सियत है वो बयान नहीं की जा सकती। सर, आप साथ रहे हैं, पार्टी में उनका मार्गदर्शक रहा है, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो तो बहुत खास मेमोरी हो, भले ही पंजाब की जनता के लिए हो या आपकी पसंद है? देखिए, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जैसे मैंने बताया कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। आप जितनी बार उनसे मिलते थे उतनी बार नई चीज़ सीखते थे। और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने हमेशा एक चीज़ पे जोर दिया कि आप जितने मर्जी बड़े ओहदे पे पहुंच जाओ, लेकिन आपको विनम्र रहना हो, आपको लोगों की सेवा करनी है। यही शिक्षा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने अपनी पार्टी को दी। और यही जनरेशन्स के लीडर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल थे। हर एक 90 साल की उम्र में 20 साल के नौजवान से कनेक्ट करना, ये शख्सियत थी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की। ये सीधी तस्वीरें आप पार्टी कार्यालय से देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को उनके पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा, शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में रखा जाएगा और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा और वहीं पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद मोहाली से बठिंडा तक की अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी। इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखने के लिए पूरे तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी कार्यालय को फूलों से सजाया जा रहा है क्योंकि अंतिम दर्शन यहीं पर प्रकाश सिंह बादल के होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय बोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का कल देर शाम निधन हुआ, उसके बाद जिस अस्पताल में उनका निधन हुआ उसकी तस्वीरें दिखाई और किस तरीके से अभी तैयारियां चल रही है, कब तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, पार्टी कार्यालय लेकर जाया जाएगा, किस तरीके की तमाम जानकारी? कल देर रात जो प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, निधन के बाद सियासी गलियारों में रोष की जो है लहर दौड़ पड़ी। तो उसके बाद देखा जाए तो एक एक करके कई पार्टी के सीनियर नेता जो यहाँ पे पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे और कईयों ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया कि राजनीति के बाबा बोहड़ कहे जाने वाले 95 साल की उम्र में सरदार प्रकाश सिंह बादल का आज देर रात जो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हुआ है, उससे बहुत गहरा दुख प्रकट किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय शोक की भी बात की जा रही है। पंजाब में भी जो 2 दिनों का जो शोक मनाया गया, छुट्टी कर दी गई है। तो बात करें तो सियासत के धुरी कहे जाने वाले बाबा प्रकाश सिंह बादल के बारे में सारे राजनीतिक लोग जो है अपनी अपनी तरीके से जुबान पे बयान करते हैं। तो कहें तो कई ऐसी बातें, शख्सियत उनकी जो थी प्रकाश सिंह बादल की, जितने भी सीनियर लीडर हैं चाहे जूनियर लीडर हैं, सब की वो इज्जत करते थे और उनकी जो है वो सभी इज्जत करते थे। क्योंकि सियासत में हो चाहे विधानसभा में हो, सबकी चाहे विरोधी पक्ष उनकी बड़े लहजे से बात सुनते थे और बड़े लहजे से उनको जवाब दिया करते थे। ठीक है विजय, इस बीच दलजीत चीमा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रकाश सिंह बादल साहब के जाने से मैं कह सकता हूँ कि देश की राजनीति को बहुत बड़ा घाटा पड़ा, क्योंकि देश ने एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन जो है वो खो दिया। इतना लंबा उनका संघर्ष था, गांव से सरपंच के तौर पे ज़िंदगी शुरू की और 5 टाइम
पंजाब के मुख्यमंत्री बने, देश के कैबिनेट मंत्री बने, श्रोमणी अकाली दल के बहुत लंबा अरसा अध्यक्ष रहे और सभी वर्गों के साथ उनका बहुत नज़दीकी का रिश्ता था। किसानी तो उनके दिल में बसती थी और इतना लंबा उनका संघर्ष है, इतनी लंबी जेल यात्रा और जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, जो उनमें सब्र था, संतोष था, हलीमी थी, नम्रता थी। चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी एक सादे इंसान के तौर पे संगत दर्शन में लगे रहते थे, लोगों की मुश्किलें सुनते, हल करते। अपोजिशन में है तो लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए संघर्ष करते रहते और कभी भी वो दिल नहीं छोड़ते थे, कभी लेट नहीं होते थे, घड़ी उन्होंने कभी पहनी नहीं, लेकिन हर प्रोग्राम उनका 5 मिनट एडवांस। इतनी पंक्चुअलिटी ज़िंदगी में मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है और चाहे वो जीत जाएं तो कोई उनको ये नहीं होता था कि ज़्यादा जश्न मनाना, तब भी बैलेंस कायम रखना। हार गए तो कोई चिंता नहीं, फिर मेहनत करो, संगत दोबारा आशीर्वाद देगी। तो एक ऐसी अप्रोच थी उनकी और सभी धर्मों का जो सम्मान करना, सबको साथ लेके चलना, ऐसी धर्मनिरपेक्ष शख्सियत जो मिलनी देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो इतने गुणों वाली शख्सियत आज हमने खो दिया है, इसलिए बहुत बड़ा घाटा है। हमें तो है ही है, पार्टी को तो सारे हैं, पंजाब को है, सिख जगत को है, लेकिन देश की राजनीति को भी एक बहुत बड़ा घाटा है। गवर्नमेंट इंडिया ने 2 दिन का राजकीय शौक रखा है। देखो, उनकी नेशनल लेवल के ऊपर बहुत इज्जत थी। जितने भी देश के बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर जितने पहले भी रहे हैं, किसी भी पार्टी के रहे हों, बड़े अच्छे नज़दीकी के रिश्ते उनके साथ रहे और प्रधानमंत्री के साथ भी उनका निजी रिश्ता बहुत अच्छा रहा। बहुत इज्जत देते थे प्रधानमंत्री जी उनको। पार्टियों में चाहे कई बार डिफरेंस हो जाते हैं, लेकिन वो जाति तौर पे सबसे इतने कनेक्टेड थे, अपनी एज के पॉलिटिशियन से भी, अपने से छोटों से भी और आगे छोटी जनरेशन से भी। एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी कि बच्चों के साथ भी वो कनेक्ट कर लेते थे, तो बड़ों के साथ तो कुदरती है, नेचुरल होता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ देश की सरकार का कि जो उनकी सारे जीवन का संघर्ष है, उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने 2 दिन का ये जो उन्होंने शोक प्रकट किया, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई भी लीडर हो जिसने देश के लिए कुछ किया, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छी बात है। को हम सुन रहे थे। विजय, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, किस तरीके से अस्पताल के बाहर की हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, कब तक उन्हें लेकर जाया जाएगा, विस्तार से बात करें तो हम के बाहर हैं, जहां पर सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्थिव देह जो यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है ले जाई जाएगी। यहाँ से ले जाने के बाद पार्टी दफ्तर तमाम पार्टी के कई बड़े नेता, सीनियर नेता जो है पार्टी कार्यालय में मौजूद है। बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जो पार्टी के सीनियर नेता है यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले जो NK शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी कई बातें कैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, कैसे गुण सिखाते थे और सीखते भी थे। इतनी बड़ी उम्र, कहते हैं कि 95 ईयर ओल्ड होने के बावजूद भी उन छोटे बच्चों से कैसे कनेक्ट करते थे। राजनीतिक गलियारों में उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। पंजाब ही नहीं, देश की राजनीति में उनकी इतनी पकड़ मजबूत थी। तो ये सारे तमाम जो बड़े सीनियर नेता हैं, इनकी जबान सुना जा सकता है। फिलहाल देख रहे हैं मोहाली के मोदी अस्पताल से सीधी तस्वीरें, जहाँ प्रशासन बादल की पार्थिव देह को रखा गया। देर रात उनका निधन हुआ था, जिसके बाद पंजाब की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में गहरा दुख प्रकट किया था। तो देखने लायक होगा, 5 बार मुख्यमंत्री जो रहे, कई छोटे बड़े संघर्ष उन्होंने झेले। इमरजेंसी के दौरान में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आपसी भाईचारक समाज निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अब देख सकते कई और भी सीनियर नेता पार्टी के यहाँ पे पहुंचे हैं और पारिवारिक सदस्य भी यहाँ पे मौजूद होंगे। कुछ ही देर में बादल यहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी बहू सिमरन कौर बादल भी यहाँ पे पहुंचेंगे, विद्युत मजीठिया भी यहाँ पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से बता दें कि यहाँ से जो उनकी पार्थिव देह है, यहाँ से होते हुए सीधा पार्टी कार्यालय में जाएगी। पार्टी कार्यालय के 2 घंटे पे अंतिम दर्शन जो है किए जाएंगे। तमाम छोटे बड़े नेता जो वहाँ पे पहुंचेंगे, हालांकि विरोधी भी पहुंचेंगे।
तो यहाँ से होते हुए सीधा पहला जो पड़ाव होगा राजपुरा होगा, राजपुरा में पटियाला से संगरूर भवानीगढ़ होते हुए बठिंडा में होते हुए तो हल्का लंबी के बादल पिंड में जो है उनका ठीक है विजय, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। इसी बीच अर्शदीप कलेर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ There's a crowd of memories. It's difficult to recall one, but one thing that I always felt touched by, that nothing could move him to be bitter to anyone. And if Guru Sahibaan has taught us to rise above communal, factional, fanatical divides, then Bal Sahib's temperament, not just his belief, but his entire makeup, the fabric of his personality, was attuned to the message which Shri Guru Granth Sahib has given us. आपको मालूम है कि वो अपनी स्पीचेस में भी अक्सर गुरु ग्रंथ साहब से वो जो मैसेज है पूरी मानवता के लिए उसका जिक्र किया करते थे। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उनकी जो अवन इज बीइंग चीफ मिनिस्टर 5 times was the smallest of his achievements. जो उनकी शख्सियत ने हमारे पंजाब के ऊपर भी और देश के ऊपर भी ये प्रभाव छोड़ा है कि हमें सबको अपनी ईर्खा से, नफरत से ऊपर उठकर और फैक्शनलिज्म से, कम्युनलिज्म से ऊपर उठकर नॉट ओनली अबाउट पंजाब, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, लेकिन सभी मानवता का सोचना चाहिए। बहुत लोग होंगे जो उनसे नाराज़ रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जो उनको प्यार और श्रद्धा करते थे, लेकिन कोई भी, मैं समझता हूँ ईमानदारी से बात करेगा तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि सब प्रकाश सिंह बादल ने कभी भी अपने जो उनको उनका दुश्मन समझता हो अपने आप को, उसका भी कभी दिल दिखाया हो। उनके नेचर में था नहीं ये उनकी लेगेसी है जो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी को भी और सभी लोगों को इंस्पायर करती रहेगी। कल मनोहर लाल खट्टर आए, कहते मैं एक हफ्ता पहला इतने फोर्टिस मिलन आया सी और उस वेले भी किसानी की चिंता सी, कह रहे सी कि किसानी का नुकसान ना हो, किसानों का ख्याल रखें। उन्होंने एक सब तो वड्डी मैं समझदा जिहड़ी गल सी कि उन्होंने लगता सी कि साढ़े बारे भी उन्होंने लगता सी, हालांकि असीं नाल रहिंदे सी उन्होंने लगता सी कि असीं लीडर साहिबान भी, होर लोग भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, जे असीं उन्होंने कहते सी कि पंजाब दे विच ऑल राउंड डिवेलपमेंट हो रही है, तो मैनूं उन्होंने एक सेंटेंस जिहड़ा हमेशा ही वो कहते सी कि काका तुहानूं पता नहीं है लोकां दीयां मुश्किलां की ने। जो संगत दर्शन प्रोग्राम शुरू किया सी उहदे च थॉट यही सीगा कि जिहड़े लोग आप नहीं आ सकते उन्हां कोल आप घरी जाके उन्हां दे पिंड जाके पहुँच की जाए। चलिए, तो विजय बोरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, ये कहा जा सकता है कि पंजाब के लिए ही नहीं, ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है जिसे अब भरा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, पंजाब ही नहीं देश के लिए बहुत बड़ा घाटा है। ये सभी राजनेता जो है बड़े, तो उनका कहना है, बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर सकते हैं। उस टाइम एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार के समय उस टाइम भी गहरा संकट जो है सरकार पे आया था, एनडीए टूटने की कगार पर था। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रकाश सिंह बादल को देगी। उन्होंने सभी पार्टियों को एकजुट करते हुए एनडीए को कायम रखा। बहुत बड़ी भूमिका जो है प्रकाश सिंह बादल द्वारा निभाएगी और एनडीए की गवर्नमेंट में कद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना जाता था। हालांकि वो पंजाब की राजनीति करते थे, पंजाब के बाहर कभी नहीं कुछ ज्यादातर गए, पर
हर छोटे बड़े कार्यक्रम में, हर सरकार में, हर पार्टी के उच्च नेता के साथ उनके अपने संबंध थे, सुखद थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो भाजपा के साथ चाहे गठबंधन अभी नहीं है, पर प्रधानमंत्री के निजी संबंध जो है नरेंद्र सुखद थे। तो बात करें पंजाब ही नहीं, देश की राजनीति को बड़े तो पारिवारिक जो है बहुत घाटा है, अकाली दल को बहुत घाटा है, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल अभी कल जो है पंजाब जलंधर में कर रहे थे, तभी ये अहम खबर जो सामने निकली, बड़ा गहरा दुख जो हुआ प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में जिनका निधन हुआ। आज शोक की लहर जो है पूरे पंजाब ही नहीं देश भर में जो है जारी है। जिस तरीके से उनका निधन हुआ, अब ये भी कहा जा सकता है कि उनके पार्थिव शरीर को जब रखा जाएगा तो लगभग कई आधा पंजाब कह सकते हैं कि एकत्र हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े नेता रहे हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी के साथ अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में जो कार्य उन्होंने किए, अगर बात की जाए तो पंजाब और पंजाबियत का नारा सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल द्वारा दिया गया था। हेलो, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से लगभग 96% जनता परिचित है। यह कार्यक्रम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने इस पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर महीने प्रसारित होने वाला रेडियो कार्यक्रम मन की बात 100 करोड़ नागरिकों तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है। IIM रोहतक और प्रसार भारती द्वारा 10,000 से अधिक लोगों पर करवाए गए अध्ययन के अनुसार करीब 100 करोड़ लोग भारतीयों ने कम से कम एक बार इसका कोई ना कोई एपिसोड सुनने का दावा किया है। 96% लोग इसके नाम से परिचित हैं। नवीन ठाकुर ने बताया कि 23 करोड़ लोग मन की बात नियमित सुन रहे हैं। 41 करोड़ नागरिक मौका मिलने पर सुनते हैं। वे इसके नियमित श्रोता बनने की क्षमता रखते हैं। नवीन ठाकुर ने बताया कि अध्ययन में सामने आया है कि 73% श्रोता देश की प्रगति को लेकर, इसके अलावा 58% उनके अनुसार उनके जीवन में सुधार आया है। 59 श्रोताओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। इसके अलावा 60% ने राष्ट्र निर्माण के लिए सूची दिखाई है। देखिए, मन की बात का 100वां संस्करण 30 तारीख को आ रहा है और भारत के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को सब लोग सुनते हैं। आपने देखा इतना बड़ा रिकॉर्ड आज से पहले किसी नेता का इससे बड़ा रिकॉर्ड नहीं सुनने को मिला और किस प्रकार उन्होंने रेडियो की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। गांव-गांव में आज लोग जो है स्वयं की प्रेरणा से रेडियो पर माननीय प्रधानमंत्री को सुनना पसंद करते हैं। जो ये 100वां संस्करण, इसको जो है पार्टी बूथ स्तर तक जो है बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाने जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में इस बार देश के कोने कोने तक जो है कार्यकर्ता और अन्य सन जमाने लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 100वां संस्करण आने जा रहा है मन की बात का। इस बीच ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा है मन की बात। देखिए मुस्कान, भाजपा की यही एक खूबी है कि वो अपने कार्यक्रमों को किस प्रकार से विश्व स्तरीय बनाती है और यही मन की बात कार्यक्रम को देख करके लगता है क्योंकि मन की बात कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम को तायब तौर पर लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो श्रोता है उसको सुनने के लिए मजबूर होता है। और ये जो टारगेट है करीब 100 करोड़ लोगों तक, कहा जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों तक यहाँ पर उनके मन की बात पहुंची है। 100वां संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का होने जा रहा है 30 अप्रैल को और उस तारीख के दिन इसमें कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। बड़े कार्यक्रम के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है पूरे देश में, जिसको लेकर के भाजपा के जो सभी कार्यकर्ता है या नेता है वो सभी बेहद उत्साहित है और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभा में इस कार्यक्रम को करने के लिए बेहद आतुर है और उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। उसी के तहत अगर बात की जाए, यहाँ पर नवीन ठाकुर जो प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया है कि 100 करोड़ के लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जो है पहुंच चुकी है और 23 करोड़ इसमें नियमित श्रोता है जो लगातार मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं
और इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कितनी अधिक ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से इस कार्यक्रम की बात की जाए तो ये जो कार्यक्रम है इसको भव्य रूप देने की यहाँ पर तैयारी लगातार की जा रही है। पूरे देश में और उत्तराखंड में लगातार इसके कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर के भाजपा लगातार तैयारी कर रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पिछले सप्ताह खूब गरजने और बरसने वाले मेघ इस सप्ताह भी लोगों की दुश्वारियां बढ़ाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार से शनिवार तक 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल मंगलवार की बात करें तो राजधानी शिमला सहित मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहा और बीच में हल्के बादल छाए रहे, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हुई और न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य रहा। केलांग में न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी और मध्य और निचले क्षेत्रों में हुई बारिशों की झड़ी के चलते जहां राज्य में अभी भी 30 सड़कें, 10 ट्रांसफार्मर और 50 पेयजल योजनाएं प्रभावी चली हैं। वहीं फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे अधिक परेशानी लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिले के लोग झेल रहे हैं। लाहौल स्पीति में 14 सड़कें, 49 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। कुल्लू में 9 सड़कें, 1 ट्रांसफार्मर जबकि चंबा में 2 सड़कें और 9 ट्रांसफार्मर अभी भी बंद है। किन्नौर के खाब में चट्टानें गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल मौसम जिस तरीके से लगातार बदल रहा है और इस बीच एक बार फिर से येलो अलर्ट आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर जारी किया गया है। जी बिल्कुल, हिमाचल में 4 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार हैं और 26 अप्रैल के रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ये बदलाव आया है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की बात करें, उनके अनुसार 26 से 29 अप्रैल तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश की संभावना है, जबकि इस दौरान ऊंची जो चोटियां हैं वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। कुछ भागों में मौसम विभाग ने अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर शिमला की बात करें, यहाँ पे हल्की धूप खिल रही है 2-3 दिनों से, लेकिन उसके साथ साथ बादल भी छाए हुए हैं। तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसके कारण हल्की ठंडक यहाँ पर है। और अगर हम कुल्लू की बात करें, लाहौल स्पीति, चंबा, ये ऐसे इलाके हिमाचल के जो ये जो मौसम बदलाव है इस कारण जो बारिश हो रही है और जो अंधेर चल रहे हैं इस कारण यहाँ पे काफी सड़कें, काफी जो लोग हैं, स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, जिस तरीके से अब चेतावनी दी गई है, क्या तैयारियां पहले से कुछ की गई हैं? क्योंकि मौसम पहले से भी ऐसा ही रहा है। कई जगह कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं और फसलों को ज्यादा नुकसान इससे अब झेलने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जो लाहौल स्पीति है वहाँ पे 14 सड़कें हैं और 39 जो पेयजल योजना है वो बाधित है। इसी तरह कुल्लू में 9 सड़कें हैं, 1 ट्रांसफार्मर, जबकि चंबा में 2 सड़कें और 9 ट्रांसफार्मर अभी भी बाधित है। अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, चाहे कुल्लू है, किन्नौर है, चंबा है, लाहौल स्पीति, ये 4 जो दुर्गम जनजातीय इलाकों में भी आते हैं। यहाँ पे जो आपातकालीन जो व्यवस्था है, जो डीसीज है, वो अलर्ट बार बार अपने जिलों के अनुसार, जो अपने दुर्गम इलाकों के अनुसार जारी कर रहे हैं। ट्रैकर्स के लिए, क्योंकि ट्रैकर्स इन इलाकों में काफी सक्रिय रहते हैं, उनके लिए जो चेतावनी है वो जारी की गई है कि कई स्थानों पर क्योंकि वर्षा, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी है, तो इस कारण तो ऊंचे इलाकों की तरफ लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उनको खासतौर पर स्थानीय प्रशासन ने मनाही की है। और इसी तरह आपातकालीन जो टीमें हैं, SDRF की जो टीमें हैं, उनको तैयारी के साथ कुछ अलर्ट पे रखा गया है कि अगर कहीं किसी तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो उन्हें तुरंत रिलीज के लिए भेजी जा सके। और अगर कुल्लू की बात करें, कुल्लू मंडी की बात करें, यहाँ पे खासतौर पे अब स्थानीय प्रशासन बात लोगों से अपील करना है कि खास तौर पे सावधानी बरतें, क्योंकि जो मैदानी निचले मध्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे गर्जन के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में जनता से फीडबैक के साथ ही जनसभाओं, जनसमस्याओं और मांगों के बारे में भी जानकारी लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11:35 पर कटोरा तालाब के सप्ती चौक में स्वर्गीय लक्ष्मण सप्ती जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके पश्चात 11:50 पर पुरानी बस्ती में जतुसाव मठ और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और पुरानी बावली वाले हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 पर कंकाली तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 12:25 पर बूढ़ापारा स्थित नगर निगम खेल मैदान में लोगों से भेंट मुलाकात और संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर नवीन योजनाओं के शिलालेख का भी अनावरण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम भूपेश बघेल करने जा रहे हैं और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई ऐसे स्तर पे आज रायपुर राजधानी को सौगात भी देंगे। साथ ही साथ एक बात तो स्पष्ट है कि आज कई विकल्पों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी तैयारी में है कि रायपुर राजधानी को एक नई बड़ी सौगात देकर के ही यहाँ एक नए कार्य की दिशा को प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अगर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज लगभग कई ऐसे जो फीडबैक लेंगे, क्रियान्वयन भी करेंगे, योजनाओं को जानने के लिए लोगों से मुलाकात भी करेंगे और जन समस्याओं को तत्काल निराकरण भी करेंगे। अगर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगर बात की जाए तो आज 11 बजे कटोरा तालाब में साक्षी चौक जो है उसका लक्ष्मण सत्यार्थी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद फिर 11:50 में जतुसाव मठ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। साथ ही साथ जहां भ्रमण करने जाएंगे वहां नई सौगात भी देंगे और जो पुरानी बावली। इसी बीच अकाली दल के नेता चंदू माजरा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आज दे हर वर्ग दे मन जीतन दे तौर ते वो हमेशा याद की जाएगी और सब प्रकाश सिंह बादल दियां कुछ ऐसियां प्राप्तियां ने जिहड़ियां हिस्टोरीकल ने ते पंजाब दे विच जो परचेज सेंटर जिहड़े खोलण दे फैसला किया उन्हां दी अपनी देन सी। इसे तरह जो आदर्श स्कूल खोले वो भी उन्हां दी देन सी। सूबे नूं सरप्लस पावर स्टेट बनाउणा और देश दे विच पहली बार किसानां नूं बिजली मुफ्त करना उन्हां दी कुछ एक ऐसियां प्राप्तियां जिस ते असीं हमेशा माण करांगे। पर मैं कह सकदा कि सब तो वड्डी गल मुल्क दे विच श्रोमणी अकाली दल दी पहचान देश दे संघी ढांचे नूं मजबूत करन दी अज मानयोग देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कोऑपरेटिव फैडरल सिस्टम की जिहड़ी गल कही आ वो साहब प्रकाश सिंह बादल वर्गे महान नेतावां दी एक सोच सी श्री आनंदपुर साहब के मते राहीं कि देश बच ही ता सकदा, देश तरक्की ही ता कर सकदा जे देश के सूबे मजबूत होणगे। जिहड़ी गल अज देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कही आ ये 1973 तो विच श्रोमणी अकाली दल ने जो गल कही सी आनंदपुर साहब के मते 1978 फिर उसकी व्याख्या की सी उहदे च साहब प्रकाश सिंह बादल की एक अहम रोल आ। और मैं कह सकदा कि देश दे विच पहली बारी खेतरी पार्टियां दा इकट्ठ साउथ दे विच दखण दे विच होया सी करुणानिधि जी की अगवाई दे विच। उहदे विच साहब प्रकाश सिंह बादल की मुख्य भूमिका सी और अज जो देश जिस राह ते तुरिया उस राह ते तुरन विच साहब प्रकाश सिंह बादल उन्हां दा अहम रोल आ। अज वो साडे च सरीरक तौर ते नहीं रहे पर उन्होंने एक ऐसी पहचान, एक ऐसी कंट्रीब्यूशन देश लई और पंजाब लई कीती आ जिते सानू हमेशा मान रहेगा। और मैं कह सकदा कि आखिरी समय विच भी वो पंजाब दा दर्द लैके, पंजाब दी पीड़ा लैके, पंजाब दा फिक्र लैके गए ने। जदों भी किते साडी गल होई फरीदकोट जदों पेशी भुगतन आए उन्हां दे मूँह तो यही सी भी पंजाब दे तरक्की लई, पंजाब दे हालातां लई तुसीं इकट्ठे हो के जूझो। अज लोड़ इस गल दी पर इस तरह की भावना पंजाब ते पंजाबीयत दी लैके और सूबे दा नूं देश का एक अहम अंग बना के
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਨੋਤਰਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਦਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਕਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਉਹ ਆਮ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। तो शिरोमणि अकाली दल के नेता चंदूमाजरा को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, उसके बाद लगातार श्रद्धांजलि का तांता लगा है। तमाम उनके समर्थक और पार्टी के नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच एएनबी न्यूज परिवार की तरफ से भी प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।